हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, जीरोथ लॉ ऑफ सिस्टम। इस लेक्चर में हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट के बारे में देखेंगे। व्हाट इज हीट? हीट क्या होता है? अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, तो उसके लिए कोई कंडीशन है। अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करती है। हीट कब ट्रांसफ़र करेगी? अगर मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, इस बॉडी में और इस बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्यों होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट इज हीट? हीट क्या है? एनर्जी ही है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करती है। और कब होती है? जब बॉडी में, दोनों बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। हीट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred from one system to another system। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्यों होती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस है, हीट तभी ट्रांसफर हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हम जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ए, बॉडी ए, ये बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका है 70 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं टेम्परेचर में डिफरेंस है, इसलिए हीट का ट्रांसफ़र होगा। हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा? हमेशा ही हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये कब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा? जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अगर इसका भी 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए और इसका भी 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है, तो यानी कि हमारी दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी और हीट का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं हीट केवल तभी ट्रांसफ़र करेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या फिर वन सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट को हम लिखते कैसे हैं? इसका सिंबल क्या है? इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? सिंबल यहां पर नॉर्मली हम क्यू से डिनोट करेंगे हीट को। इसकी ऐसा यूनिट क्योंकि हीट क्या है? हीट वर्क ही होता है, एनर्जी ही होती है। एनर्जी, वर्क और हीट सभी की सेम ऐसा यूनिट होती है। तो क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। और हीट को हम कॉमन यूनिट से भी मेजर कर सकते हैं, जिसको हम कैलोरीज में बोलते हैं। जैसे हम फूड लेते हैं तो बोलते हैं कि इससे कितनी कैलोरीज मिलेंगी, यानी कि हमें कितनी एनर्जी मिलेगी या हमें कितनी हीट मिलेगी, उसी की बात होती है। तो यानी कि इसकी जो कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट ऑफ हीट, वो क्या होती है? कैलोरी। रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी। एक जूल कितने कैलोरी के इक्वल होता है या एक कैलोरी कितने जूल के इक्वल होती है। तो हमारा जो 1 कैलोरी होता है
वो होता है 4.1855, यानी कि हम लिख सकते हैं 4.186 जूल्स। तो यहां तक हमारा हो चुका है। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और वन सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इट्स सिंबल इज क्यू, एसआई यूनिट जूल, कॉमन यूनिट कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हीट है, ठीक है, हीट किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हीट ट्रांसफर होती है डेल क्यू, यानी कि चेंज इन हीट, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। मान लीजिए उसके एम पे, मास पे डिपेंड करती है, और किस चीज पे डिपेंड करती है? मान लीजिए मास पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है हीट। तो हम लिख सकते हैं हीट किस किस पे डिपेंड करती है? हीट डिपेंड्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ सिस्टम। नेचर ऑफ सिस्टम यानी कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल पे भी हीट डिफरेंस रखता है। नंबर 2 मास ऑफ सिस्टम। सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है, छोटा सिस्टम है या बड़ा सिस्टम है। नंबर 3 टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू सिस्टम्स। तो यहां से हम देखें तो ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट एक्सचेंज किसके प्रोपोर्शनल होता है? नेचर को तो हम शो नहीं कर सकते, तो मास और टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस को हम नॉर्मली लिख सकते हैं। मान लीजिए एक का टेम्परेचर T2 है, एक फाइनल टेम्परेचर यानी कि जिसका ज्यादा टेम्परेचर है T2, और T1 इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर। जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है वो T1 है, जिसका ज्यादा वो T2 है। तो हीट का ट्रांसफर कितना, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा? T2 माइनस T1। तो हमारे पास यहाँ पर डेल क्यू क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर्ड कितनी हो जाएगी? M डेल T से शो कर सकते हैं। ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल साइन लगाएंगे और कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट, इसको हम CS से डिनोट करेंगे। तो M डेल T, where C is S is the constant called constant of specific heat, या नॉर्मली हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? डेल क्यू बाई M डेल T। तो यहां से हम देख सकते हैं किसी भी बॉडी में हीट ट्रांसफर कब होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। और किस किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम्स। तो इसको शो कर सकते हैं हम, यानी कि जितना भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, लेट एनर्जी ट्रांसफर इज डेल क्यू, M इज द मास एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज T2 माइनस T1, यानी कि डेल T। तो हमारा डेल क्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस किस पे डिपेंड करेगा? मास एंड टेम्परेचर डिफरेंस। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल साइन लगाएंगे और कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा हमारा। CS M डेल T, वेयर CS इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। CS क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारी हीट है, अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर करते हैं हम, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर हम हीट कैपेसिटी लिखना चाहें, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी का जो सिंबल होता है हम CM लिख सकते हैं।
जो Cm है हमारा किसके इक्वल होगा, हीट कैपेसिटी, किसी भी चीज में कितनी हीट हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यहाँ पर हीट क्या होती है, ट्रांसफर्ड पर यूनिट किलोग्राम, ठीक है, यानी कि पर यूनिट मास की बात करते हैं हम। लेकिन जब बात आती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी, तो वहां पर हो जाएगा हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट, सॉरी पर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारा क्या हो जाएगा इधर, del Q by N del T, where N is the number of moles। तो दोबारा से देख सकते हैं हम, हीट क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो हीट। तो फिर हम देखते हैं हीट किस किस चीज पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, सभी को हमने किया। तो डेल क्यू हमारा क्या आ गया था, एम डेल टी, और इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारा क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल क्यू बाई एम डेल टी, जो सी हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, इट इज द हीट गिवन और हीट ट्रांसफर्ड टू 1 किलोग्राम ऑफ मास। अगर हम मोलर हीट को डिफाइन करेंगे, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी हमारा क्या है, Cm को डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, इट इज द हीट गिवन टू 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। 1 किलोग्राम जब गैस को हम हीट देते हैं तो वो बोला जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन 1 मोल की बात करते हैं जब, तो हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी रिमेन्स सेम। तो हमारे इस पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो ना तो कम की जा सकती है और ना ही ज़्यादा की जा सकती है, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। तो इसको डिफाइन करता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इट शोज द लॉ ऑफ conservation of energy. It means energy of the universe remains same or say constant। यानी कि हमारे पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कोई गैस या फिर कोई सिस्टम ले लेते हैं, हमारे पास एक गैस है और हम इसको कोई एनर्जी देते हैं डेल क्यू, यानी कि इसकी एनर्जी अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगी, या तो इसकी इंटरनल एनर्जी को
इंक्रीज कर देगी। भाई इसको अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है वो हीट। या फिर क्या हो सकता है कि अगर हमने यहाँ पिस्टन लगा दिया तो क्या होगा, जैसे ही इसको हीट देंगे इसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, गैस की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और गैस की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि यहां पर होगा वर्क डन। तो एनर्जी गिवन टू ए सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगी, या तो इंक्रीज करेगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को, या फिर वर्क डन में कन्वर्ट होगी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो जाए इसकी इंटरनल और थोड़ा सा वर्क डन हो जाए। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज यूज्ड, कहां यूज होती है, या तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए, इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, या तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज होगी या फिर वर्क डन में, और is used to increase the internal energy of system or to work, या फिर काम करने में, या फिर दोनों भी काम हो सकते हैं, थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए और थोड़ा सा वर्क हो जाए, या फिर क्या हो जाएगा, और इन बोथ, या फिर दोनों भी सिस्टम, यानी कि दोनों काम हो सकते हैं। मान लीजिए हमने उसको एनर्जी दी है डेल क्यू, तो किस किस चीज में यूज हो सकती है वो, या तो इंटरनल एनर्जी या फिर वर्क डन। ठीक है, या तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी या फिर उसका वर्क डन। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, डेल यू कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी, डेल यू से डिनोट कर दें। ये हमारा समझ आया है। तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी अगर हम किसी को भी देंगे, यानी कि किसी को भी एनर्जी देंगे बाहर से, तो वो एनर्जी दो तरीके से यूज हो सकती है, या तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी या फिर सिस्टम कोई वर्क करेगा, या फिर दोनों भी काम हो सकते हैं, थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, थोड़ा सा वर्क डन हो जाए। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। अब हमें पता है डेल क्यू क्या आ चुका हमारे पास, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू ये आ चुका है। अब मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, ये गैस थी, ये अगर इंटरनल जो वर्क डन हो डी डब्ल्यू, अगर अंदर से वर्क लगाया जाए, यानी कि जो वर्क होगा वो क्या हो जाए, डी डब्ल्यू। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो पिस्टन का हो जाए डी एक्स, और गैस ने जो फोर्स लगाया है वो हो एफ। गैस अगर एफ फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो जाए, तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे हम। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स, यानी कि फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया हमारा समझ में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर हम फोर्स की जगह क्या पुट कर दें, प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। अब हमें पता है एरिया इनटू, ठीक है, कोई भी जो सरफेस दे रखा है वो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम dw क्या हो जाएगा हमारे पास, pdv। ठीक है, तो हम यहां पर dw की जगह या फिर इसकी जगह क्या रख सकते हैं, डेल क्यू क्या हो जाएगा हमारा, डेल यू प्लस pdv। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
दोबारा से देखिए क्या हो सकता है, अगर किसी सिस्टम को एनर्जी दी जाए तो वो एनर्जी यानी कि वो हीट दो तरीके से यूज हो सकती है, या तो कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दे या फिर उसके लिए कोई वर्क हो, या फिर दोनों तरीके से भी कि थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज कर दे और थोड़ा सा वर्क हो जाए। तो वो एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी को और वर्क डन को, इनके लिए ही यूज होगी। तो फिर हमारा क्या है, अगर पिस्टन डिस्प्लेस हो गया ऊपर की तरफ तो कुछ वर्क डन होगा, वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो DW हमारा क्या हो जाएगा, F की जगह प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx, और A dx एरिया इनटू कोई साइड हो जाएगी तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो DW क्या होगा हमारा, PdV। तो डेल क्यू हम लिख सकते हैं डेल U प्लस PdV। ठीक है, जो ये क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है हमारा वर्क डन ही है, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर।